कभी कभी सबसे बड़ा खतरा दुश्मन नहीं होता बल्कि वो इंसान होता है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। और आज आइलैंड पर ऐसा कुछ होने वाला है जो हर रिश्ते की सच्चाई बदल देगा। पिछली बार हमने देखा था कि केट और उसके साथियों ने बड़ी मुश्किलों के बाद आखिरकार अदर्स की कॉलोनी तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन वहां जो नजारा उनका इंतजार कर रहा था उसने सबको हैरान कर दिया। जैक आराम से फुटबॉल खेल रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी जूलियट उसके पास आती है और दोनों को इतना करीब देखकर केट का चेहरा तुरंत उतर जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर जैक यहाँ इतना आराम से कैसे रह सकता है। तभी रूसो को लगता है कि सबके साथ रहने का अब कोई खास फायदा नहीं है, इसलिए वह अकेले ही वहां से निकल जाती है। तभी लॉक दूर से दूरबीन लगाकर सब पर नजर रख रहा होता है और अचानक उसकी नजर बेन पर पड़ती है जो व्हील चेयर पर बैठकर बाहर निकलता है। सबसे चौंकाने वाली बात तो तब होती है जब जैक और बेन एक दूसरे से आराम से हाथ मिलाते हैं। ये देखकर तीनों के दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगता है, क्या जैक सच में अदर्स के साथ मिल गया है या इसके पीछे कोई और खेल चल रहा है। केट बिना देर किए बंदूक लेकर अंदर घुसने की जिद करती है, लेकिन शहीद उसे रोक देता है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी लॉक उन्हें समझाता है कि जैक बिना वजह ऐसा कभी नहीं करेगा, पहले असली बात पता करनी होगी वरना जल्दबाजी में पूरा प्लान खराब हो सकता है। रात होते ही लॉक सबको अलग अलग जिम्मेदारी देता है। शहीद आगे छिपकर नजर रखेगा, लॉक पीछे से कवर देगा और केट साइड वाले दरवाजे से चुपके से अंदर जाकर जैक से बात करेगी। केट बहुत संभल कर घर के अंदर पहुंचती है। वहां जैक अकेला बैठा पियानो बजा रहा होता है। उसे देखकर केट को लगता है कि अब शायद आराम से बात हो जाएगी, लेकिन जैक उसे देखते ही कहता है कि तुरंत यहाँ से निकल जाओ, इस जगह पर हर वक्त नजर रखी जाती है। लेकिन केट उसकी बात मानने के बजाय जोर से कहने लगती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बस यही गलती उन दोनों पर भारी पड़ जाती है और अगले ही पल अदर्स उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। थोड़ी ही देर में शहीद को भी पकड़कर वहीं ले आया जाता है। अब अदर्स पूछते हैं कि क्या तुम्हारे साथ कोई और भी आया है, लेकिन केट घबराहट में सिर्फ जैक का नाम पुकारती रहती है। जैक मजबूर होकर उसे शांत रहने और सही जवाब देने के लिए कहता है। तब केट खुद को संभालती है और बताती है कि यहाँ सिर्फ वही और शहीद आए थे। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि लॉक कहाँ गया। असल में लॉक चुपचाप बेन के घर के अंदर घुस चुका होता है। बेन हालात समझते हुए सीधे टकराने के बजाय कहता है कि वह उसे जैक तक ले जा सकता है, लेकिन लॉक यहाँ जैक को छुड़ाने नहीं आया था। उसका असली निशाना तो वो सबमरीन थी जिससे अदर्स इस आइलैंड तक आते जाते हैं। बेन अभी कोई चाल चल ही रहा होता है कि तभी एलेक्स कमरे के बाहर कुछ आवाज सुनकर अंदर आ जाती है। लॉक तुरंत उसे पकड़कर बंधक बना लेता है। अपनी बेटी की जान खतरे में देखकर बेन फिलहाल उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाता है। तभी एक आदमी अंदर आकर केट और शहीद के पकड़े जाने की खबर देता है। लॉक एलेक्स को लेकर अलमारी के अंदर छिप जाता है। बेन भी कुछ नहीं बताता और बस अपने आदमी को किसी एक शख्स को यहाँ लाने का आदेश दे देता है। जैसे ही सब बाहर निकलते हैं, लॉक पूछता है कि आखिर किसे बुलाया गया है, लेकिन बेन इस सवाल को टाल देता है। इस वक्त लॉक का पूरा ध्यान सिर्फ सबमरीन पर है। वह बंदूक बेन पर तान देता है और एलेक्स से कहता है कि जाकर शहीद का बैग लेकर आओ। एलेक्स अक्सर बेन की बात नहीं मानती, लेकिन इस बार अपने पिता की जान खतरे में देखकर वह मजबूरी में उसकी बात मान लेती है। अब कमरे में सिर्फ बेन और लॉक रह जाते हैं। बेन हमेशा की तरह बातों से सामने वाले का दिमाग घुमाने की कोशिश शुरू कर देता है। उसे लॉक की पूरी जिंदगी के बारे में पता है, यहाँ तक कि ये भी कि कभी लॉक चल भी नहीं सकता था। बेन समझ चुका है कि लॉक सबमरीन इसलिए नहीं ढूंढ रहा क्योंकि उसे आइलैंड छोड़ना है। उसके मन में सबसे बड़ा डर ये है कि अगर वह यहाँ से गया तो कहीं दोबारा पहले की तरह अपाहिज न बन जाए। लेकिन बेन अब लॉक के दिमाग का सबसे कमजोर हिस्सा छेड़ देता है। वह कहता है कि लॉक सबमरीन इसलिए उड़ाना चाहता है क्योंकि उसे आइलैंड छोड़ने से नहीं बल्कि दोबारा अपाहिज बन जाने से डर लगता है। ये बात सुनते ही लॉक के पुराने जख्म फिर से ताजा हो जाते हैं और कहानी हमें उसके दर्दनाक अतीत में ले जाती है। सच पूछो तो लॉक की जिंदगी उस दिन से बिखरनी शुरू हो गई थी जब उसकी मुलाकात अपने धोखेबाज पिता से हुई। उसके पास न अपना परिवार था, न कोई अपना साथ देने वाला और उसकी पूरी जिंदगी एक के बाद एक दर्द से भरी रही। तभी एक दिन एक जवान लड़का उससे मिलने आता है। वह बताता है कि लॉक के पिता ने अब उसकी अमीर माँ से शादी कर ली है। लड़के को अपने पिता की नीयत पर शक है, इसलिए वह लॉक से उनके बारे में सच्चाई जानना चाहता है, लेकिन लॉक चाहकर भी अपने पिता की पोल नहीं खोलता। लड़के के जाने के बाद वह खुद अपने पिता से मिलने पहुंच जाता है और साफ कह देता है कि तुम्हारे बेटे को तुम पर शक हो चुका है, इसलिए यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, वरना इस बार मैं खुद सबके सामने तुम्हारी असलियत बता दूंगा। उसका पिता ऊपर से तो उसकी बात मान लेता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी खबर आती है जो सब कुछ बदल देती है। उस अमीर औरत का बेटा अचानक मारा जाता है। लॉकी को तुरंत शक होता है कि ये काम उसके पिता ने ही किया है। वह बिना देर किए उनसे जवाब मांगने पहुंचता है, लेकिन हमेशा की तरह उसका पिता हर बात से साफ मुकर जाता है। तभी लॉक फैसला कर लेता है कि अब वह उसकी सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगा। लेकिन अगले ही पल
जो होता है उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसका अपना पिता उसे 8वीं मंजिल से नीचे धक्का दे देता है। लॉक सीधे जमीन पर आकर गिरता है। किसी तरह उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन उसकी कमर हमेशा के लिए जवाब दे देती है। उधर उसका पिता मौके का फायदा उठाकर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। यही वो हादसा था जिसने लॉक को जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दिया और उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। उधर केट को अलग से एक कमरे में बंद करके रखा जाता है। कुछ देर बाद जैक उससे मिलने आता है। केट को वापस देखकर जैक बिल्कुल खुश नहीं होता, बल्कि उस पर नाराजगी जताता है कि वह यहाँ क्यों आई। केट भी गुस्से में उसे सुनाने लगती है। उसे लगता है कि अदर्स ने जैक का दिमाग बदल दिया है और अब वह पहले जैसा नहीं रहा। जैक भी पलट कर कहता है कि पहले जब लोगों ने बताया था कि तुम सॉयर को बचाने के लिए रो रही थी, तब तुम चाहती थी कि मैं उन पर भरोसा न करूं। अब तुम खुद कह रही हो कि मैं किसी की बात पर यकीन न करूं। ये सुनते ही केट थोड़ा घबरा जाती है। उसे शक होने लगता है कि शायद जैक को उसके और सॉयर के बीच हुई बातों का पता चल चुका है, लेकिन वह सीधे पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और घुमाकर बात निकालने की कोशिश करती है। तभी जूलियट वहां पहुंच जाती है और जैक को अपने साथ चलने के लिए कहती है। जाने से पहले जैक सिर्फ इतना कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकालूंगा। दूसरी तरफ एलेक्स चुपचाप वहाँ पहुँच जाती है जहाँ शहीद को कैद करके रखा गया है और वह उसका बैग ले लेती है। शहीद उसे देखते ही लगभग पहचान लेता है कि यही रूसो की बेटी एलेक्स है। वह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ मौजूद लोग तुरंत उसे पीट कर चुप करा देते हैं। एलेक्स भी ये सब देखकर हैरान होती है, लेकिन उस वक्त वह कुछ नहीं कर पाती। इसी दौरान बेन फिर से लॉक को समझाने की कोशिश करता है। वह उससे कहता है कि सबमरीन मत उड़ाओ, बदले में वह उसकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। वह आइलैंड पर मौजूद एक रहस्यमयी बॉक्स का जिक्र करता है, जिसके बारे में उसका दावा है कि इंसान जो चाहे उसे वहाँ मिल सकता है। फिर वह लॉक को याद दिलाता है कि इस आइलैंड ने सबसे पहला चमत्कार उसी के साथ किया था, जहाँ उसकी टूटी हुई जिंदगी दोबारा चलने लगी। वहीं बेन खुद आज भी अपनी बीमारी से ठीक होने के लिए सर्जरी पर निर्भर है। बेन की ये बात सुनकर लॉक के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और घमंड दोनों दिखाई देने लगते हैं, लेकिन उसे अब किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही फैसला चल रहा होता है। तभी एलेक्स शहीद का बैग लेकर वापस लौट आती है और बिना एक पल गंवाए लॉक सीधे सबमरीन को उड़ाने के लिए निकल पड़ता है। बेन आखिरी बार लॉक को रोकने की कोशिश करता है। वह समझाता है कि हैच में हुए धमाके के बाद आइलैंड का बाहर की दुनिया से कनेक्शन पहले ही कट चुका है। अब सिर्फ 1 घंटे बाद जैक और जूलियट इसी सबमरीन से वापस सिविलाइज्ड दुनिया में जा सकते हैं और एक बार अगर वो चले गए तो फिर शायद कभी इस आइलैंड तक लौट ही नहीं पाएंगे। बेन कहता है कि अगर वो खुद जा रहे हैं तो उन्हें जाने देना ही बेहतर है, लेकिन लॉक अब किसी की सुनने वाला नहीं था। उसने एलेक्स को अपने साथ रखा और सीधे सबमरीन डॉक की तरफ बढ़ गया। रास्ते में एलेक्स भी उसे समझाने की कोशिश करती है। वह साफ कहती है कि बेन की बातों में मत आना। वह लोगों के दिमाग से ऐसा खेलता है कि सामने वाले को लगता है फैसला उसी का है, जबकि असल में हर चाल बेन की होती है। ये बात सुनकर भी लॉक अपने फैसले से नहीं टिकता। जैसे ही वे डॉक पर पहुंचते हैं, लॉक एलेक्स को आजाद कर देता है। तभी झाड़ियों में छिपी रूसो अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर भावुक हो जाती है, लेकिन फिलहाल सामने नहीं आती। उधर लॉक बिना पीछे देखे सीधे सबमरीन के अंदर चला जाता है। साफ था कि वह अपना प्लान पूरा करने जा रहा है। इसी दौरान जैक और जूलियट भी बेन से आखिरी बार मिलने आते हैं। जाने से पहले जैक उससे सिर्फ एक वादा मांगता है कि उनके जाने के बाद केट और शहीद को छोड़ दिया जाए। बेन बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बात मान लेता है। कुछ ही देर बाद सब लोग डॉक पर पहुंच जाते हैं और सबमरीन रवाना होने की तैयारी शुरू हो जाती है। तभी लॉक वहां वापस आता है। उसे खाली हाथ देखकर किसी को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन अगले ही पल वह सिर्फ जैक की तरफ देखकर एक ही बात कहता है, मुझे माफ करना। और उसके तुरंत बाद एक जोरदार धमाका पूरे डॉक को हिला देता है। लॉक सबमरीन को उड़ा चुका होता है। जैक गुस्से से उसकी तरफ देखता रह जाता है, जबकि लॉक के चेहरे पर जरा भी पछतावा दिखाई नहीं देता। इसके बाद अदर्स उसे पकड़कर वापस बेन के पास ले आते हैं। बेन उससे मिलने आता है और उसके चेहरे की मुस्कान साफ बता रही होती है कि आखिर वही हुआ जिसकी उसे उम्मीद थी। असल में बेन कभी चाहता ही नहीं था कि जैक और जूलियट इस आइलैंड से जाएं, लेकिन उसने उनसे वादा भी किया था, इसलिए वह खुद अपना वादा नहीं तोड़ सकता था। लॉक ने सबमरीन उड़ाकर वही काम कर दिया जो बेन खुद करना चाहता था। अब जैक और जूलियट भी यहीं फंस गए और बेन पर वादा तोड़ने का इल्जाम भी नहीं आया। शायद यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। इसके बाद बेन लॉक को उस रहस्यमयी बॉक्स के पास ले जाता है जिसके बारे में वह पहले बात कर चुका था। बेन का मानना था कि लॉक ने सबमरीन सिर्फ आइलैंड बचाने के लिए नहीं उड़ाई। उसके दिल में अभी भी अपने धोखेबाज पिता का डर जिंदा था और यही आइलैंड दुनिया की इकलौती ऐसी जगह थी जहां उसका पिता उसे कभी ढूंढ नहीं सकता था। फिर बेन दरवाजा खुलवाता है और अगले ही पल लॉक की सांसें जैसे थम जाती हैं। उसके सामने उसका वही
धोखेबाज पिता रस्सियों से बंधा होता है। बेन की ये बात सुनकर इतना तो समझ आता है कि लॉक के फैसले के पीछे सिर्फ आइलैंड नहीं बल्कि उसका अतीत भी था। लेकिन उसका पिता इस आइलैंड तक आखिर पहुंचा कैसे, इसका जवाब आगे चलकर पता चलेगा। उधर सर्वाइवर्स के बीच पर भी एक अजीब घटना घट जाती है। सॉयर और हर्ली आराम से टेबल टेनिस खेल रहे होते हैं कि तभी निकी लड़खड़ाते हुए बाहर आती है। वह जमीन पर गिरते हुए बस एक शब्द बोल पाती है और उसी पल उसकी सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं। उसके शरीर पर किसी भी तरह की चोट का निशान नहीं होता, इसलिए सबको सबसे पहले जहर का शक होता है। जांच के दौरान पता चलता है कि उसके नाखूनों में रेत फंसी हुई है। हर्ली उसकी आखिरी बात याद करता है और उसे लगता है कि शायद निकी ने मरने से पहले पॉलो कहाँ था। पॉलो उसका बॉयफ्रेंड था। सभी लोग उसे ढूंढने निकलते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर एक और बड़ा झटका मिलता है। पॉलो भी उसी हालत में मरा पड़ा होता है। उसके शरीर पर भी कोई चोट नहीं होती और थोड़ी दूर पेड़ की एक टहनी पर निकी का जूता लटका दिखाई देता है। सॉयर उस जूते को गौर से देखने लगता है, जैसे उसे किसी बात का अंदाजा हो गया हो। अब हर कोई अपने अपने अंदाजे लगाने लगता है। सॉयर को लगता है कि शायद पानी जहरीला हो गया है, जिनका मानना होता है कि हो सकता है जंगल का वही रहस्यमयी मॉन्स्टर इनके पीछे हो, क्योंकि मिस्टर इको पहले ही चेतावनी दे चुका था कि अगला निशाना कोई और भी हो सकता है। फिलहाल सभी पहले निकी और पॉलो की लाशों को कब्रिस्तान ले जाते हैं। इसके बाद जब वे उनके टेंट की तलाशी लेते हैं तो वहां से अदर्स का एक वॉकी टॉकी मिल जाता है, जो इस पूरे मामले को और भी रहस्यमयी बना देता है। अब सॉयर को शक होने लगता है कि निकी और पॉलो शायद अदर्स के साथ मिले हुए थे और अब किसी वजह से उन्हीं लोगों ने इन्हें खत्म कर दिया। सन को भी तुरंत वो घटना याद आती है जब उसे लगभग अगवा कर लिया गया था। इससे उसे यकीन हो जाता है कि अदर्स आज भी चुपके से बीच तक आते रहते हैं। वहीं चार्ली और सॉयर असली सच्चाई जानते थे, इसलिए दोनों के चेहरे पर हल्की सी बेचैनी साफ दिखाई देती है। माहौल को संभालते हुए सॉयर खुद आसपास जांच करने निकल जाता है। बाद में डेजमंड हर्ली को बताता है कि सुबह उसने सॉयर और निकी को जोरदार बहस करते देखा था। अब कई लोगों को लगने लगता है कि कहीं सॉयर ही कातिल तो नहीं। सन तुरंत उसका बचाव करती है। उसे भरोसा होता है कि सॉयर ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन चार्ली से अब और झूठ नहीं बोला जाता। वह सन के सामने मान लेता है कि पहले सन के नकली किडनैपिंग वाले प्लान में उसका भी हाथ था। ये सुनकर सन को सच्चाई तो पता चल जाती है, लेकिन फिलहाल उसका ध्यान निकी और पॉलो की मौत पर ही रहता है। और अब सॉयर भी मानता है कि उसकी निकी से बहस जरूर हुई थी, लेकिन उसने किसी का कत्ल नहीं किया। फिर वह बताता है कि निकी के नाखूनों में फंसी रेत और पेड़ पर टंगा पॉलो का जूता देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि इन दोनों ने आसपास कहीं कुछ छिपाया है। इसी शक की वजह से वह जांच के बहाने वहां खुदाई करने गया और वहां से एक बैग निकलता है जो बेशकीमती हीरों से भरा हुआ था। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हो जाता है कि इस वीरान आइलैंड पर इन हीरों की कीमत लगभग कचरे जितनी है। इसी वजह से उसे लगता है कि शायद लालच में आकर इस कपल ने एक दूसरे को ही मार डाला। कुछ देर बाद सन अकेले में सॉयर से उस नकली किडनैपिंग वाली बात पूछती है। सॉयर सच्चाई छिपाता नहीं और सब मान लेता है। ये सुनकर सन बेहद नाराज होती है, लेकिन वह ये बात जिन को नहीं बताती। इसके बाद निकी और पॉलो का अंतिम संस्कार शुरू होता है। सॉयर बिना कुछ कहे हीरों से भरा बैग उठाता है और सारे हीरे उनकी कब्र में डाल देता है, जैसे उनकी लालच को भी हमेशा के लिए वहीं दफना रहा हो। धीरे धीरे बाकी लोग वहां से चले जाते हैं। अब सिर्फ हर्ली और सॉयर कब्र को पूरी तरह बंद करने का काम कर रहे होते हैं, लेकिन किसी की नजर उस मिट्टी के नीचे नहीं जाती जहां निकी अचानक अपनी आंखें खोल देती है। यहीं पर कहानी एक बड़ा राज खोलती है। असल में निकी और पॉलो शुरू से ही अच्छे लोग नहीं थे। ये हीरे उन्होंने किसी और का कत्ल करके छीने थे। प्लेन क्रैश के बाद भी दोनों सर्वाइवर्स की मदद करने के बजाय पूरे आइलैंड में सिर्फ इन्हीं हीरों को ढूंढते रहे। यहाँ तक कि लॉक और बाकी लोगों से भी पहले इन्होंने पीला प्लेन और हैच तक खोज लिया था, लेकिन सिर्फ अपने लालच की वजह से किसी को कुछ नहीं बताया। आखिरकार पॉलो को हीरों का बैग मिल जाता है और वह उसे चुपचाप छिपा देता है। जब निकी को ये बात पता चलती है तो वह जंगल में मिलने वाली एक बेहद जहरीली मकड़ी से पॉलो को डसवा देती है, ताकि वह करीब 8 घंटे तक मरा हुआ दिखाई दे और वह आराम से हीरे अपने कब्जे में कर सके। लेकिन किस्मत उसका भी साथ नहीं देती। वही जहरीली मकड़ी उसे भी डस लेती है और वह भी उसी तरह झूठी मौत जैसी हालत में पहुंच जाती है। यानी सच तो ये था कि दोनों मरे नहीं थे, बल्कि जिंदा होते हुए भी हिल नहीं पा रहे थे। निकी मरने से पहले पॉइजन कहना चाहती थी, लेकिन कोई उसकी बात समझ ही नहीं पाया और आखिरकार दोनों सचमुच जिंदा ही मिट्टी के नीचे दफन हो जाते हैं। उनकी मौत किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उनके अपने लालच ने लिखी थी। कुछ समय बाद हर्ली सॉयर के पास आता है और उसे चुपचाप एक जरूरी बात बताता है। निकी और पॉलो की मौत के बाद कैंप में सॉयर की पहले से खराब छवि और भी बिगड़ गई है। अगले दिन सभी सर्वाइवर्स वोट करने वाले हैं कि उसे कैंप में रहने दिया जाए या नहीं। हर्ली उसे समझाता
बताता है कि अब तक कैंप में जो खाना, सामान और बाकी मदद उसे मिलती रही है वो सब दूसरे सर्वाइवर्स की वजह से था। उसने खुद कभी कोई खास योगदान नहीं दिया। अगर उसने लोगों का भरोसा वापस नहीं जीता तो उसे कैंप छोड़कर अकेले रहना पड़ेगा और तब उसकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ऊपर से सॉयर चाहे बाहर से कितना भी बेफिक्र बनने की कोशिश करे, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी टेंशन बढ़ चुकी होती है। वह खुद मछली पकड़ने निकलता है, लेकिन जल्दी ही समझ जाता है कि जिन के बिना उसे मछली साफ करना तो दूर, ठीक से पकड़ना भी नहीं आता। ऊपर से सन भी उससे नाराज है, इसीलिए उसका एक और सहारा खत्म हो चुका था। आखिरकार सॉयर अपना घमंड थोड़ा किनारे रखता है और हर्ली की सलाह मानने का फैसला करता है। अब वह कैंप के लोगों से रिश्ते सुधारने की कोशिश शुरू करता है। सबसे पहले वह क्लेयर के पास जाकर छोटे एरन की तारीफ करता है और उससे दोस्ताना अंदाज में बात करने की कोशिश करता है। अगले दिन डेजमंड के साथ जंगल में जाकर जंगली सुअर का शिकार करता है ताकि कैंप के लिए खाने का इंतजाम हो सके। इसके बाद खुद मेहनत करके सबके लिए उसका मांस भूनता है, लोगों को बियर बांटता है और जितना हो सके सबकी मदद करने की कोशिश करता है। शुरुआत में उससे कई गलतियां होती हैं, लेकिन इस बार वह पीछे नहीं हटता। तभी उसे एक ऐसी बात पता चलती है जो उसे पूरी तरह चौंका देती है। असल में कैंप में उसे निकालने के लिए कोई वोटिंग होने वाली ही नहीं थी। गुस्से में भरा सॉयर सीधे हर्ली के पास पहुंचता है और जवाब मांगता है। तब हर्ली मुस्कुराते हुए उसे पूरी सच्चाई बता देता है। जैक, लॉक, केट और शहीद जैसे सभी बड़े फैसले लेने वाले लोग इस वक्त कैंप में नहीं है। ऐसे में सिर्फ सॉयर ही बचा है जो उनकी जगह जिम्मेदारी संभाल सकता है। हर्ली कहता है कि शायद कैंप के लोग खुद भी बिना बोले उसी से उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन सॉयर हमेशा से जिम्मेदारियां उठाने से भागता आया है, इसलिए उसे इस तरफ धक्का देना जरूरी था। पहले तो सॉयर को यह बात अजीब लगती है, लेकिन जब वह कैंप में मौजूद लोगों के चेहरों पर सुकून और भरोसा देखता है तो उसे एहसास होने लगता है कि शायद अब वक्त आ गया है जब उसे सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि सबके बारे में भी सोचना होगा। अब बीच पर यह बदलाव शुरू हो चुका था, लेकिन दूसरी तरफ जैक, केट और बाकी लोगों की मुश्किलें अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। केट अब भी उसी कमरे में कैद थी। मौका मिलते ही वह खाना लेकर आई जूलियट पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल जूलियट उसे आसानी से काबू कर लेती है। अगली सुबह लॉक उससे मिलने आता है। वह सिर्फ अलविदा कहने आया था। केट को लगता है कि अदर्स ने लॉक को बहला फुसलाकर घर वापस भेजने का सपना दिखाया है, लेकिन लॉक शांत होकर कहता है कि शायद इस आइलैंड से जाना सबसे आखिरी चीज है जो वह चाहता है। फिर वह केट से कहता है कि कभी उसे लगता था कि केट एक ईमानदार और अच्छी इंसान है, लेकिन उसकी पूरी फाइल देखने के बाद उसका नजरिया बदल चुका है। अब वह उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। इतना कहकर लॉक बाकी अदर्स के साथ वहां से चला जाता है। इसी बीच पूरा कैंप अचानक कहीं और जाने की तैयारी करने लगता है। सभी लोग गैस मास्क पहन लेते हैं और अपना सामान समेट कर निकल पड़ते हैं। तभी केट के कमरे में एक गैस छोड़ दी जाती है। वह पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को घने जंगल के बीच पाती है। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि उसके पास जूलियट भी हथकड़ी लगी हुई बैठी होती है। मौका मिलते ही केट चुपके से जूलियट की जेब से एक छोटा चाकू निकाल लेती है और हथकड़ी खोलने की कोशिश करने लगती है। शुरुआत में जूलियट उसका अपोज करती है, लेकिन जल्दी ही उसे भी समझ आ जाता है कि इस वक्त दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए वह भी साथ देने को तैयार हो जाती है। केट को लगता है कि शायद अदर्स ने जूलियट को भी धोखा देकर यहाँ छोड़ दिया है। वह ताना मारते हुए कहती है कि लगता है अब तुम्हारी भी उनसे नहीं बनी, लेकिन जूलियट इस बात पर कोई जवाब नहीं देती। खुद को संभालने के बाद केट फैसला करती है कि उसे वापस अदर्स की कॉलोनी में जाना होगा, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि जैक और शहीद अभी भी वहीं कैद हैं। दोनों जंगल के बीच आगे बढ़ने लगती हैं। तभी जूलियट अचानक कहती है कि थोड़ी ही देर में बारिश होने वाली है। केट उसकी बात पर यकीन भी नहीं करती कि अगले ही पल तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये देखकर केट भी एक पल के लिए हैरान रह जाती है। रास्ते में जूलियट उसे समझाने की कोशिश करती है कि वापस कम्युनिटी मत चलो। अगर केट उस दिन जैक की बात मानकर रुक जाती और उसे बचाने की जिद न करती तो शायद लॉक सबमरीन नहीं उड़ाता और जैक आज इस आइलैंड में फंसा नहीं होता। ये बात सुनते ही केट का गुस्सा भड़क उठता है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि जूलियट जैक को इतनी अच्छी तरह समझती है। अगले ही पल वह जूलियट पर टूट पड़ती है और मारपीट के दौरान उसकी बांह तक अपनी जगह से निकल जाती है। जूलियट दर्द से जोर जोर से चीखने लगती है। तभी केट को एहसास होता है कि उससे गलती हो गई है। वह घबराकर कहती है कि उसका ऐसा करने का इरादा नहीं था, लेकिन इसी बीच जंगल के अंदर से किसी बड़े जानवर जैसी डरावनी दहाड़ सुनाई देती है। दोनों बिना देर किए पास के एक पेड़ के
खोखले तने के अंदर छिप जाती हैं। वहां बैठकर दोनों सांस रोककर इंतजार करने लगती हैं कि आखिर बाहर क्या आने वाला है। तभी अचानक एक तेज रोशनी जंगल में फैलती है और कुछ ही पल बाद वो रहस्यमयी खतरा वहां से दूर चला जाता है। फिलहाल दोनों की जान बच जाती है। खतरा टलते ही जूलियट अपनी उखड़ी हुई बांह वापस ठीक करना चाहती है, लेकिन अकेले ऐसा करना उसके बस की बात नहीं थी। वह केट से मदद मांगते हुए कहती है कि अगर उसे सच में जैक के साथ घर लौटना है तो पहले उसकी मदद करनी होगी। बस जैक का नाम सुनते ही केट फिर से भड़क जाती है। वह साफ कह देती है कि जैक ने उसे वापस न आने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि वह उसकी परवाह करता है और उसे किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं देखना चाहता। जूलियट बिना किसी झिझक के केट की गलतफहमी वहीं तोड़ देती है। वह साफ कहती है कि जैक ने अपनी आंखों से मॉनिटर पर उसे और सॉयर को साथ देखा था। उसी दिन उसका दिल टूट गया था, इसलिए उसने तुम्हें वापस आने से रोका था ताकि उसे दोबारा वही सब न झेलना पड़े। ये सुनते ही केट पूरी तरह चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर पहली बार पछतावा, उलझन और बेबसी साफ दिखाई देने लगती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर इस बात का जवाब क्या दे। लेकिन यहीं से कहानी केट के अतीत की तरफ मुड़ती है, जहां उसकी सोच की असली वजह धीरे धीरे सामने आने लगती है। उस वक्त केट पुलिस से भागती फिर रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है जो सॉयर की पुरानी गर्लफ्रेंड थी। सॉयर ने कभी उसे धोखा देकर उसके सारे पैसे ठग लिए थे और अब वह मजबूरी में लोगों को ठग कर अपना गुजारा कर रही थी। दोनों कुछ समय तक एक दूसरे का सहारा बनकर रहती हैं, लेकिन केट को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जिस इंसान को वह लड़की कोस रही है वही सॉयर है। केट उस छोटे से शहर में सिर्फ एक मकसद लेकर आई थी, उसे अपनी माँ से जवाब चाहिए था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसने अपने अब्यूसिव सौतेले पिता को मार डाला, इंश्योरेंस का पूरा पैसा भी अपनी माँ के लिए छोड़ दिया। फिर भी उसकी माँ ने पुलिस को उसी के खिलाफ खबर क्यों कर दी? उसके मुताबिक उसकी माँ को उससे नफरत नहीं बल्कि उसका साथ देना चाहिए था। अपनी नई दोस्त की मदद से केट पुलिस की नजरों से बचते हुए उस रेस्टोरेंट तक पहुंच जाती है जहां उसकी माँ काम करती थी। माँ से मिलते ही केट अपनी हरकतों को सही साबित करने लगती है। वह कहती है कि उसने जो कुछ भी किया सिर्फ अपनी माँ की खातिर किया था, लेकिन उसकी माँ बिना एक पल गंवाए उसकी सोच पर सवाल खड़ा कर देती है। वह कहती है कि तुमने ये सब मेरे लिए नहीं सिर्फ अपने लिए किया था। यही वो बात थी जो केट कभी सुनना ही नहीं चाहती थी। धीरे धीरे असली सच सामने आता है। केट ने अपने सौतेले पिता को सिर्फ इसलिए नहीं मारा था क्योंकि वह उसकी माँ पर हाथ उठाता था। असली वजह ये थी कि उसे पता चल गया था कि वही आदमी उसका असली पिता भी है। गुस्से में उसने उसकी जान ले ली, बिना ये सोचे कि उसकी माँ आज भी उससे प्यार करती थी। यानी वह हमेशा यही मानती रही कि जो फैसला उसे सही लगता है वही सबसे सही है। अपनी माँ की खुशी या उसकी मर्जी के बारे में उसने कभी सच में नहीं सोचा। उसकी माँ भी आखिरकार उससे बात खत्म कर देती है और साफ कहती है कि अब दोबारा उससे मिलने की कोशिश मत करना। इसके बाद केट शहर छोड़ने निकलती है। उसे विदा करने उसकी नई दोस्त भी आती है। केट उसकी मदद का बदला चुकाने के लिए कहती है कि अगर वह चाहे तो सॉयर की शिकायत पुलिस से कर सकती है, लेकिन लड़की ऐसा करने से मना कर देती है। वह बताती है कि वह सॉयर के बच्चे की माँ बनने वाली है। चाहे सॉयर ने उसके साथ कितना भी गलत किया हो, फिर भी वह उससे प्यार करती है और नहीं चाहती कि उसके बच्चे का पिता जेल में हो। कहानी फिर से प्रेजेंट में लौट आती है। केट जूलियट की उखड़ी हुई बांह वापस अपनी जगह पर बैठाने में उसकी मदद करती है और दोनों किसी तरह रात वहीं गुजार देती हैं। अगली सुबह दोनों फिर से कम्युनिटी की तरफ चल पड़ती हैं, लेकिन केट के दिमाग में अब भी जूलियट की कही हुई बातें घूम रही थीं। क्या सच में जैक का दिल उसकी वजह से टूटा था? जूलियट पूरे भरोसे के साथ कहती है कि हाँ, वह जैक को अच्छी तरह जानती है क्योंकि उसने उसकी पूरी फाइल पढ़ी है और उसके बारे में सब कुछ जानती है। तभी अचानक वही रहस्यमयी आवाज एक बार फिर जंगल में गूंजने लगती है। दोनों बिना वक्त गंवाए भागना शुरू कर देती हैं। भागते भागते वे फिसलकर कीचड़ में जा गिरती हैं। तभी केट की नजर सामने लगे इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम पर पड़ती है। उसे अच्छी तरह याद था कि यह सिस्टम कितना खतरनाक है, इसलिए वह जूलियट से कहती है कि इसके पास मत जाना। लेकिन अगले ही पल जूलियट कुछ ऐसा करती है जिसकी केट ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। वह अपनी जेब से चाबी निकालकर दोनों की हथकड़ियां खोल देती है, फिर बिना घबराए सिक्योरिटी सिस्टम का पासवर्ड डालती है और केट को अपने साथ उसके अंदर बने सुरक्षित हिस्से में ले जाती है। ठीक उसी समय पीछे से काले धुएं का वही रहस्यमयी मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ता हुआ आ जाता है, लेकिन जूलियट तुरंत सिक्योरिटी सिस्टम चालू कर देती है। अगले ही पल पूरा इलेक्ट्रॉनिक बैरियर एक्टिव हो जाता है और ब्लैक स्मोक उस दीवार को पार ही नहीं कर पाता। कुछ सेकंड तक कोशिश करने के बाद आखिरकार उसे पीछे हटना पड़ता है और फिलहाल दोनों की जान बच जाती है। ब्लैक स्मोक के वहां से हटते ही केट का पहला सवाल जूलियट से यही होता है। वह गुस्से में पूछती है कि जब तुम्हारे पास हथकड़ी की चाबी पहले से थी तो तुमने उसे पहले क्यों नहीं खोला? जूलियट भी बिना बात छिपाए सच्चाई बता देती है। वह कहती है कि अदर्स ने उसे भी छोड़ दिया है। ऐसे में अगर वह केट से बंधी नहीं रहती तो उसके पास किसी अपने का साथ नहीं बचता। कम से कम साथ रहने से दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकती थी और शायद उसे भी किसी नए ग्रुप का हिस्सा बनने का मौका मिल जाता। केट उसकी बात सुनकर बिना कुछ कहे कम्युनिटी की तरफ बढ़ जाती है। जूलियट उसे रोकते हुए कहती है कि वह जैक के पास जाए, जबकि वह खुद जाकर शहीद को आजाद कराएगी। कुछ ही देर बाद केट सीधे जैक के कमरे में पहुंच जाती है। उसे देखते ही साफ हो जाता
जाता है कि जैक को भी यहीं छोड़ दिया गया है। केट की आंखों में पछतावा साफ दिखाई देता है। वह मान लेती है कि अगर उसने जैक की बात मान ली होती और उसे बचाने की जिद न की होती तो शायद आज जैक के घर लौटने का मौका नहीं छिनता। जैक कुछ पल तक उसे देखता रहता है। शायद उसके पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन अगले ही पल वह सिर्फ जूलियट के बारे में पूछता है। केट तुरंत अपने आंसू पोंछती है, जैक का सहारा बनती है और दोनों बाहर निकल आते हैं। दूसरी तरफ जूलियट शहीद को भी आजाद करा देती है। शहीद अपना सामान समेटने के बाद पूरे कम्युनिटी की तलाशी लेता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं बचा होता। अब ये साफ हो चुका था कि अदर्स इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में चारों के पास कैंप लौटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तभी जैक एक ऐसा फैसला लेता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। शहीद उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैक साफ कह देता है कि जूलियट भी उनके साथ कैंप चलेगी। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि वे वापस लौटेंगे, बल्कि असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी। क्या बाकी सर्वाइवर्स जूलियट पर भरोसा करेंगे या उसे दुश्मन समझकर ठुकरा देंगे? और दूसरी तरफ लॉक के लगातार बदलते फैसले आखिर उसे किस रास्ते पर ले जा रहे हैं? क्या वह सच में अदर्स का हिस्सा बन चुका है या उसके दिमाग में अभी भी कोई और खेल चल रहा है? इन सभी सवालों के जवाब हमें कहानी के अगले पार्ट में मिलेंगे।